Hello students, today we will study poem 6 of Flamingo, Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. You know students, this is the sixth poem and the last poem of 12th class, and this is a very short and beautiful poem, and it gives a very big message. But before starting the poem, let us know something about the poet Adrienne Rich. She was born in Baltimore, Maryland, USA. She was an American. You can see it is her picture. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. मीन्स उन्होंने विमेन मूवमेंट्स में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट दिखाया है. एज ए पोइट भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया. मीन्स जो फेमिनिस्ट के तौर पर उन्होंने काफ़ी पोइट्री लिखी है एंड थियरिस्ट, और इस बारे में अपनी थियरीज भी दी हैं, अपने ओपिनियंस काफ़ी दिए हैं. तो वो एक काफ़ी एक्टिव फेमिनिस्ट हैं. शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री. उन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है और 19 बुक्स लिखी हैं. वॉल्यूम्स मीन्स लगभग इतनी बुक्स लिखी हैं. 3 कलेक्शन ऑफ एसेज एंड अदर राइटिंग्स. उन्होंने एसेज के 3 कलेक्शंस भी लिखे हैं और दूसरी भी राइटिंग लिखी हैं. मीन्स वो सिर्फ पोइट नहीं है, वो और तरह की भी राइटिंग्स करती हैं. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इकोज थ्रू हर वर्क. उनका जो वर्क है, वर्क मीन्स उनकी जो भी राइटिंग है, उसके अंदर रेसिज्म और मिलिट्रिज्म के अगेंस्ट काफ़ी कुछ मिलता है. रेसिज्म का मतलब होता है किसी खास रेस के अगेंस्ट कुछ कहना, और मिलिट्रिज्म का मतलब होता है कि मिलिट्री का यूज़ करना किसी भी प्रॉब्लम को का सॉल्यूशन करने के लिए. तो इनके अगेंस्ट मैंने काफ़ी कुछ लिखा है. अब बात करते हैं पोएम की. द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स addresses the constraints of married life a woman experiences. कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो पोएम है उसमें क्या थीम क्या है कि एक वुमेन जो होती है, एक औरत जो होती है, वो मैरिड लाइफ में किस तरह के कंस्ट्रेंट्स, किस तरह की बाधाओं को का सामना करती है, किस तरह से बंधन होते हैं उसकी लाइफ में, इसको डिस्कस किया गया है. तो ये जो पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, इसमें ये भी मैसेज दिया गया है एक लेवल पे. तो यही मैसेज है कि एक विमेन को थ्रू आउट हिज लाइफ काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सारी लाइफ उसे एक तरह से बंधनों में रहना पड़ता है, कंस्ट्रेंट्स को निभाना पड़ता है. वो कभी भी फ्री नहीं होती और हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है. दूसरे लेवल पर इसमें यह भी कंट्रास्ट दिखाया गया है कि आर्ट जो है वो हमेशा के लिए होता है, जबकि ह्यूमन लाइफ जो होती है वो टेम्परेरी होती है, वो मोर्टल होती है, जबकि आर्ट जो है वो इमोर्टल है. जैसा कि आपको टाइटल से ही पता है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स. यहाँ पे टाइगर्स शो करने का मतलब ये नहीं है कि आंट जेनिफर ने टाइगर्स को पेट बना रखा था या ऐसा कुछ था, नहीं. उन्होंने ये जो टाइगर्स हैं उनकी जो बात की जा रही है, उन्होंने ये टाइगर्स जो है एम्ब्रॉयडर किए थे, वो किसी स्क्रीन के ऊपर, किसी पर्दे के ऊपर उन्होंने बनाए हुए थे. ये उनका आर्ट था. और टाइगर्स को किस तरीके से बनाया और उनसे कैसे कंपेयर किया गया है, उसके लिए लेट अस रीड द पोएम. स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. आप देखेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यही आपकी पोएम का टाइटल है. तो आंट जेनिफर के टाइगर्स क्या है? आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स पेंट कर रखे हैं या एम्ब्रॉयडर कर रखे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर. अक्रॉस मीन्स उसमें इधर से उधर जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर कर रखे हैं, उन टाइगर्स की यहाँ पर बात हो रही है कि वो टाइगर्स हैं. वो क्या कर रहे हैं? टाइगर्स आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो टाइगर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? प्रैंस. प्रैंस का मीनिंग क्या होता है? प्रैंस मीन्स उछलना, जंप करना. वो प्रैंस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर. आप देख रहे हैं कि ये एम्ब्रॉयडर किए हुए टाइगर्स हैं और वो इधर से उधर
प्रेंस कर रहे हैं। ब्राइट टोपैज, अब टोपैज जो है वो क्या होता है, एक जेम होता है, जेमस्टोन होता है, वो येलो कलर का होता है। आपको भी पता है कि टाइगर्स जो है उनका भी यही कलर होता है और बीच में स्ट्राइप्स होती हैं। तो ब्राइट, ब्राइट मीन्स बिल्कुल ब्राइट से, चमकीले से टोपैज कलर के ये टाइगर्स हैं। डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनाइजेंस हैं ये। डेनाइजेंस मीन्स अ पर्सन, an animal or a plant that lives, grows or is often found in a particular place. मीन्स क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाने वाले प्लांट या एनिमल्स को बोलते हैं, यानी कि रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स ये वहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं। कहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं, कहाँ रहने वाले हैं, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनाइजेंस का मतलब होता है रहने वाले, कहाँ के, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन वर्ल्ड में रहने वाले ये टाइगर्स हैं। दे डू नॉट फियर द मैन beneath द ट्री। अब क्या है, दे डू नॉट फियर, वो डरते नहीं हैं, द मैन beneath द ट्री। beneath का मीनिंग क्या होता है, अंडर द ट्री, कि उसमें जो उन्होंने वो डिजाइन बनाया उसके अंदर ट्री भी बनाए होंगे, क्योंकि ये बता दिया वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब है यहाँ पे वाइल्ड एरिया, यानी कि जंगली एरिया या जंगल में उन्होंने बनाए, फॉरेस्ट बनाया होगा, तो नेचुरली ट्रीज भी बनाए होंगे। तो ट्रीज के अंडर क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, कुछ मैन, कुछ आदमी बैठे हैं, और वो इतने फियरलेस बनाए हैं कि वो इन मैन से भी नहीं डरते, उन आदमियों से भी वो डरते नहीं हैं। दे पेस, बल्कि वो क्या करें, पेस, पेस का मतलब क्या है, वो तेज चल रहे हैं, वो तेजी से दौड़ रहे हैं। आपको पता है वो प्रैंस कर रहे हैं और वो पेस कर रहे हैं। प्रैंस मीन्स उछलते हुए, पेस तेज गति से दौड़ रहे हैं। इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी, स्लीक का मतलब होता है एलिगेंट, एलिगेंट सी मतलब बिल्कुल शानदार सी लगने वाली, शिवरलिक सर्टेनिटी में। शिवरलिक सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि बहादुरी से भरी, शिवरलिक का मतलब है बहादुरी से भरी हुई, सर्टेनिटी का मतलब है एक निश्चितता में, एक तरह की निश्चितता में वो चल रहे हैं। और शिवरलिक मतलब बहादुरी से जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, आंट जेनिफर के टाइगर्स बड़ी ही तेज गति से चल रहे हैं और वो बड़ी ही बहादुरी से, सर्टेनली, बल्कि वो कॉन्फिडेंट है, यहाँ सर्टेनिटी का मतलब है कॉन्फिडेंट है, वो पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ चल रहे हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने टाइगर्स कैसे बनाए हैं, आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं, बिल्कुल प्रैंस कर रहे हैं और हरी भरी दुनिया में बड़ी ही आज़ादी से घूम रहे हैं, मीन्स वो फ्री है, उन्हें फ्रीडम मिली है। उनकी जो ये क्वालिटीज़ हैं वो क्या बताई हैं कि वो फ्री हैं, अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, फियरलेस हैं, बड़े ही एक्टिव हैं और बड़े ही कॉन्फिडेंट हैं और ब्रेव हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं आंट जेनिफर ने अपने टाइगर्स में दिखाई है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में जो आप करने वाले हैं वो ये देखेंगे कि आंट जेनिफर का खुद का जो नेचर है वो खुद कैसी है, वो बताया गया है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर की फिंगर्स कैसी हैं, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो उनकी वूल से फ्लटर कर रही हैं। फ्लटर मीन्स वो कांप रही हैं। फ्लटर का मीनिंग होता है शेक करना, हिलना। तो आंट जेनिफर की फिंगर्स क्या कर रही हैं, उनकी वूल से फ्लटर कर रही हैं, उसमें कांप रही है, मीन्स वो इतनी कमजोर है। ये दिखाने का मतलब क्या है, आप कंपैरिजन करेंगे उनके बनाए हुए टाइगर्स का आंट जेनिफर के साथ, तो उनकी फिंगर्स इतनी वीक हैं कि वो शेक कर रही हैं, वो हिल रही हैं, एक तरीके से वो टेरिफाइड होकर भी शेक कर सकती हैं। और वो वूल से कैसे, क्योंकि वो वूल से कुछ जो है वो बना रही हैं, कोई ना कोई काम कर रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और यहाँ तक कि इतनी वीक लग रही हैं कि जो आइवरी नीडल है, आइवरी नीडल का मतलब जिससे वो बना रही हैं, वूल से वो निकाल रही हैं। आपको पता है कि वूल जो होती है उसको एक नीडल, वाइट कलर की, आइवरी का मतलब ये वाइट कलर की जो नीडल होती है, आपको पता है कि वूल को आपस में वो जोड़ने के लिए, उसका कुछ बनाने के लिए
एक नीडल का यूज किया जाता है, वो व्हाइट कलर की होती है। तो आइवरी नीडल इतनी हल्की होती है कि वो भी हार्ड टू पुल, उस वूल में से उसको पुल करना भी मुश्किल लग रहा। पुल का मतलब होता है खींचना, कि वो भी उनके लिए खींचना, पुल करना मुश्किल हो रहा है। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. कि मैसिव वेट है, मैसिव मीन्स बहुत बड़ा, बहुत भारी वेट है किसका? अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल का जो वेडिंग बैंड है। वेडिंग बैंड मीन्स देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि अंकल ने जो वेडिंग के टाइम पर पहनाया बैंड था या कड़ा था या जो भी उन्होंने पहनाया था, वो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो आंट जेनिफर के हाथ को भारी लग रहा है। तो ये तो थोड़ा सा ओवर हो गया, हाइपरबोल की तरह हो गया मीन्स, लेकिन ये शो करने के लिए है कि यहाँ वेडिंग बैंड का वेट नहीं है। एक्चुअली अंकल ने जब वेडिंग बैंड पहनाया था उस समय पर उनको जो जिम्मेदारियां दी थी, वो जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर बहुत ज्यादा है। इस इमेज के द्वारा ये दिखाया गया है कि किस तरीके से मैरिड लाइफ में एकदम से इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि उनको उठाते उठाते एक वुमन जो है उसकी पूरी लाइफ चली जाती है। तो इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उठाते उठाते आंट जेनिफर जो हैं उनकी जो फिंगर्स हैं वो इतनी वीक हो गई हैं, तो ये बोझ उनके लिए उठाना मुश्किल लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ये तो मीनिंग था। अब बात करते हैं कि आंट जेनिफर और उनके जो टाइगर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। पहले मैं बताया था आंट जेनिफर्स टाइगर्स, दूसरे में डिस्क्राइब किया है आंट जेनिफर की फिंगर्स को, कि आंट जेनिफर उनकी फिंगर कमजोर है, इट मीन्स वो भी कमजोर हैं। तो कहाँ वो ब्रेव टाइगर्स वो उन्होंने बनाए हैं, उनका आर्ट इतना अच्छा है तो वो बनाया, लेकिन आंट जेनिफर जो है बिल्कुल कमजोर हैं। और अंकल का वेडिंग बैंड के उनके ऊपर भारी लग रहा है, ये भी यही शो कर रहा है कि वो एक तो वीक है, दूसरा हो सकता है कि वो अंकल के आगे जो है अपनी बात कहने में भी इतनी ज्यादा ब्रेव नहीं है, तो वो इतनी फियरलेस या ब्रेव नहीं है जैसे उनके टाइगर्स हैं, और उनमें इतना शायद कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो इस तरीके से देखेंगे कि दोनों में कंट्रास्ट है। हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि यहाँ पर एक लेवल पर दो चीजों में कंट्रास्ट है, आर्ट जो है उसमें और आंटी जो है, आंट जेनिफर जो है उनके बीच में कंट्रास्ट है। उनका आर्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल बनाया है उन्होंने बजाय के उनके खुद के नेचर से। अब ये क्यों बनाया उन्हें, ये भी वजह हो सकती है कि वो खुद ऐसा बनना चाहती थी, वो खुद फियरलेस बनना चाहती थी, खुद ब्रेव बनना चाहती थी, ये उनकी मन की इच्छा थी, लेकिन वो बन नहीं पाई, तो उस इच्छा को उन्होंने अपने आर्ट में भर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से दो चीजों में कंट्रास्ट को दिखाया गया है। तो अब आपने देखा कि दो चीजों में बिल्कुल कंट्रास्ट है कि आंट जेनिफर कैसी हैं और उनके टाइगर्स कैसे हैं। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब पहले तो बात कर लेते हैं, हमने फर्स्ट स्टेंजा में नहीं किया इसकी राइम स्कीम की। तो राइम स्कीम क्या है बेटे, लास्ट के जो वर्ड है लाई बाय ये आपस में राइम कर रहे हैं, हर एक स्टेंजा में ऐसे ही है। मेड अनअफ्रेड ये आपस में राइम कर रहे हैं, तो राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी बी, ये तीन ही स्टेंजा है और तो इसमें राइम स्कीम हो गई ए बी बी, ये राइम स्कीम है। तो हर एक में सेम राइम स्कीम है। तो अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की। तो व्हेन आंट इज डेड, अब ये तो हो गया, हमें पता लग गया कि आंट जेनिफर जो है वो काफी मैरिड लाइफ में काफी कंस्ट्रेंट फील करती हैं, वो फ्री महसूस नहीं करती, और इस चीज को फ्री होने की जो इच्छा है उसको उन्होंने अपने आर्ट में दिखाया। अब जो पोइट है वो डिस्क्राइब करें कि आंट जब डेड हो जाएंगी, मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड का मतलब क्या है, उनके जो फ्राइटन्ड हैंड है, फ्राइटन मीन्स
जो डरे हुए हाथ है, डरे हुए, यहां से हमें पता लग रहा है, टेरिफाइड से पता लग रहा है हमें कि आंट जेनिफर जो है वो क्या है, वो इतना ज्यादा फियरलेस नहीं है। वो हो सकता है अपने हस्बैंड से डरती हैं या किस वजह से डरती हैं, वो इस पोएम के अंदर नहीं दिखाया है, लेकिन ये दिखाया है कि वो टेरिफाइड है। यहाँ पर क्लियरली इस चीज को नहीं बताया कि किस चीज से टेरिफाइड है, लेकिन हम शायद ये मानते हैं कि अंकल की फैमिली कि उनके ऊपर कंस्ट्रेंट है, इसलिए वो उन्हीं से डरती होगी, अंकल से या उनकी फैमिली से। तो जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तो भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं जिनसे वो काम करती हैं विल लाई, वो पड़े हुए होंगे स्टिल रिंग्ड विद ओडियल्स। स्टिल रिंग्ड, अभी भी उन पर रिंग्ड, रिंग्ड मीन्स निशान पड़े होंगे, या रिंग्ड का मतलब होता है गोला। ये हो सकता है जैसे हाथों में रिंग पहनी हुई होंगी, जैसे कि जैसे अंकल ने रिंग पहनाई होगी और रिंग की वजह से उन पर जिम्मेदारियां आई हैं, तो मर जाएंगी तो भी उनकी जिम्मेदारियां जैसे खत्म नहीं होंगी, वो मर ही जाएंगी लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारियां जरूर रहेंगी। तो इस तरीके से यहाँ एक रिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि वो उनके हाथ जो उन कामों का जो सर्कल है उसमें वो अभी भी फंसी हुई होंगी। तो रिंग का यहाँ दो मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या मान सकते हैं, यहाँ पर पन जो है, फिगर ऑफ स्पीच है कि यहाँ दो मीनिंग में हम एक ही वर्ड से दो मीनिंग निकाल सकते हैं। और किस चीज से रिंग होंगे, ओडियल्स से। ओडियल्स मतलब, ओडियल्स होता है कि जो मुश्किल भरे काम होते हैं, हार्ड एंड ट्राइंग एक्सपीरियंस होते हैं, मीन्स जिसमें मुश्किल भरे हालात होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओडियल्स। तो ओडियल्स से उनके हाथ जो है रिंग्ड होंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, जिन ओडियल्स को करने में वो मास्टर थी, मीन्स वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थी। मास्टर्ड का यहाँ हो जाएगा स्किल्ड, कि जिन कामों को, हार्ड वर्क को करने में उन्हें मास्टरी हासिल थी, उन कामों के रिंग, उनके सर्कल या उनके निशान अभी भी उनके हाथों पर बने हुए होंगे। या फिर यूं लगा लो, उनकी मैरिड लाइफ में जो कुछ उन्होंने किया उसकी जिम्मेदारियों का बोझ तब भी उनके हाथों पर होगा, और वो जो जिम्मेदारी थी वो उनके लिए ओडियल था, वो एक उनके लिए एक मुश्किल काम था। बट होगा क्या, आंट तो ऐसी हो जाएंगी। यहाँ पर देखो, आंट का कंपैरिजन किससे किया, उनके आर्ट से, कि दूसरी तरफ क्या होगा, उनकी तो डेथ हो जाएगी, लेकिन द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, कि जो टाइगर्स उस पैनल में, पैनल का मतलब जो स्क्रीन या जो पर्दा जो भी उन्होंने जिसमें एम्ब्रॉयडरी करके वो बनाया हुआ है, उस पैनल के अंदर जो टाइगर्स उन्होंने बनाए थे, विल गो ऑन प्रैंसिंग, वो प्रैंस करते रहेंगे। प्रैंस करना मीन्स जंप करते रहेंगे। प्राउड एंड अनअफ्रेड, किस तरीके से प्रैंस करते रहेंगे, जैसे वो अब है, यानी कि प्राउड, बिल्कुल प्राउड होकर, गर्व से, ब्रेवली, और अनअफ्रेड और फियरलेस होकर वो इसी तरीके से प्रैंस करते रहेंगे, इसी तरीके से उछल कूद करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है कि हर विमेन जो है उसकी लाइफ में इस तरह का एक्सपीरियंस उसको करना पड़ता है। हमेशा उसे परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो निभानी पड़ती हैं, और ये उनके लिए फ्रीडम को कर्टेल करने से कम नहीं होता। एक तरफ तो ये आंट जेनिफर की कहानी है, दूसरी तरफ ये सभी जो लेडीज हैं, जो विमेन हैं, उनकी जो फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है उसको इसमें शो किया गया है। तो ये मैसेज दिया गया है कि उनकी जो मैरिड लाइफ की हार्डशिप्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती, हर वुमेन को ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। सो लेट अस मूव ऑन विद द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड। अब पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज किए हैं पोएम के अंदर, ये हम एक एक करके देख लेते हैं। जो मेनली पोएटिक डिवाइसेस यूज किए हैं, पहले तो सिंबल्स हैं। इसमें सिंबल्स का यूज किया, बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे आंट का वेडिंग बैंड है, इस तरह के सिंबल्स को खुद आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो किस चीज का सिंबल है। आंट जेनिफर के टाइगर्स बताते हैं कि आर्ट को, कि आर्ट कैसा है, किसी इंसान का आर्ट कैसा है। दूसरी तरफ आंट जेनिफर खुद एक सिंबल है, पूरी जो विमेन है, पूरी जो वर्ल्ड की विमेन है उनको शो कर रही है।
तो इस तरीके से बहुत सारे सिंबल यूज किए गए हैं पोएम के अंदर। छोटी सी पोएम है, उसमें फिर भी बहुत ज्यादा सिंबल्स हैं। दूसरा है पन। पन हमने डिस्कस किया था, जब एक ही वर्ड के हम एक ही जगह दो मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे रिंग था, तो रिंग जो वर्ड था उसमें ये भी हो सकता है कि उन्होंने शादी के टाइम रिंग पहनाई हो और वो तभी भी उनकी डेथ के बाद भी उनके हाथों पर हो। दूसरी तरफ रिंग का मतलब कि उनके जो ओडियल्स, जो उनको प्रैक्टिस थी उन कामों को करने की, शायद उनके निशान अभी भी वहां पर हों। आयरनी, आयरनी है पोएम में कई जगह आयरनी है। आयरनी क्या है कि आयरनी होती है कि जो विरोधाभास हो दो चीजों में, कि कहाँ तो आंट जेनिफर का आर्ट है जो उन्होंने ब्रेव बनाया है, उन्होंने टाइगर्स ऐसे बनाए हैं, लेकिन खुद वो ऐसी नहीं है, बिल्कुल अपने से अपोजिट बनाए हैं। वो खुद डरने वाली है और फियरफुल है, जबकि उनके टाइगर्स जो हैं वो काफी ब्रेव हैं, कॉन्फिडेंट हैं और फियरलेस हैं। तो ये इस तरह की आयरनी है। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट पोएम में कहाँ दिखाया गया है? कंट्रास्ट दो चीजों में दिखाया गया है, एक तरफ आर्ट में, एक तरफ आंट जेनिफर या ह्यूमन लाइफ में कंट्रास्ट दिखाया गया है। दोनों का कंट्रास्ट का मतलब होता है दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों किस तरीके से अपोजिट है। एलिटरेशन, एलिटरेशन का भी यूज हुआ है पोएम में कई जगह। एलिटरेशन जैसे शिवलिक सर्टेनिटी है, ये आया है। और वैसे भी फ्लटरिंग फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, मैसिव वेट ऑफ फंगस वेयरिंग बैंड। तो इस तरीके से कई जगह पे आप देखेंगे एलिटरेशन का यूज हुआ है। जैसे prancing प्राउड, ये भी क्या है? एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है कि जहां पर एक ही अल्फाबेट का बार बार या कॉन्सोनेंट का बार बार यूज किया जाता है। इमेजरी पोएम में बहुत जगह है स्टूडेंट्स, जैसे आंट जेनिफर्स टाइगर्स आर द डेनाइजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, या आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। तो इस तरीके से एक इमेज सी बनाई गई है वर्ड्स के थ्रू, और हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है इन वर्ड्स को देखकर। तो ये इस तरीके से इमेजरी शो की गई है। So now let us move on with the exercise. There is an exercise given at the end of the poem. There are some questions and you have to answer these questions. आपको इनके आंसर्स जो हैं वो करने हैं, एटलीस्ट कोशिश करनी है अपने आप बनाने की। अगर आपने पोएम को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आप शॉर्ट्स सेंटेंसेस के अंदर इनके आंसर्स जो हैं वो बना सकते हैं, और ये कोशिश करनी है आपको। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, दिस इज ऑल।